नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में स्वतंत्र भारत में राजनीति विज्ञान की किताब का अध्याय 8, जो कि अंतिम अध्याय है, जिसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। ओके, कि इंडियन पॉलिटिक्स में क्या क्या नए बदलाव हुए हैं, और आज है उसका लेक्चर नंबर 5। आइए जानते हैं लेक्चर 5 में क्या पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मंडल आयोग की, ठीक है, उसी मंडल आयोग की जो कि लास्ट लेक्चर में लागू हो चुका था। अब ये जो मंडल आयोग पढ़ेंगे ये हम बॉक्स वाला पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें ज्यादा विस्तार से मंडल आयोग के बारे में बता रखा है। फिर बीपी मंडल जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। फिर राजनीतिक परिणाम पढ़ेंगे। इसमें हम यहाँ पे जो बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे दलितों के उत्थान की। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से दलितों का राइज होता है, और जो दलितों के एक बड़े लीडर काशीराम साहब होते हैं उनके बारे में, या बसपा बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानने का अवसर आज के लेक्चर में रहेगा। चलिए, तो मंडल आयोग या मंडल कमीशन, इस मंडल आयोग के बारे में जो बेसिक ओवरव्यू बातें हैं वो मैं आप लोगों को लेक्चर 3 में ही समझा चुका हूँ, 3 में 4 में समझा चुका हूँ कि भैया पिछड़ा आयोग क्या था, पहले कब बना, खाका केलकर जो समिति बनी थी वो क्या थी, फिर 79 में फिर क्यों जनता दल ने वापस पिछड़ा आयोग बनाया, जो बीपी मंडल है आज उनके बारे में जानेंगे। ये मंडल आयोग जो बॉक्स में दे रखा है वो वाला हम कवर कर रहे हैं, परंतु मंडल आयोग की काफी कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मंडल आयोग ने क्या सिफारिशें रखी, उन सिफारिशों को किस प्रकार से भारत में लागू करा गया, और जब लागू हुई तो क्या विवाद हुआ, फिर किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, सारी बात हम लोग कर चुके हैं। बस एक आज जो हमारा लेक्चर है वो एक इस प्रकार से होगा कि सिर्फ हम लोग जानेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है और क्या कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो भी कम से कम 1960 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल ये नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। देखिए, दक्षिण के राज्यों में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1960 के दशक से क्या हुआ, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। ये बात हम लोगों ने देखा था कि 1950 में जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ तो SC, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनके लिए तो पूरे देश में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, ठीक है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक सारी जगह क्या कर दिया गया, SC ST के लिए रिजर्वेशन की सुविधा कर दी गई। परंतु दक्षिण के राज्यों में अगर आप देखेंगे तो 1960 के दशक में, मतलब 60 से 70 के दौर के बीच में क्या हो गया, OBC के लिए भी रिजर्वेशन की व्यवस्थाएं कर दी गई। मतलब 15-20 साल के बाद संविधान लागू होने के बाद OBC के लिए भी रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। दक्षिण के बारे में आपने पढ़ा है कि द्रविड़ मूवमेंट को चलाने वाले, द्रविड़ आंदोलन को चलाने वाले पेरियार, स्वामी पेरियार नायकर जो थे वो खुद एक जाति व्यवस्था के विरोध में थे, और जाति जो पिछड़ी जातियां हैं और जो दलित समुदाय के लोग हैं उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम करा, ठीक है। हिंदी का जो वर्चस्व था उस वर्चस्व के खिलाफ उन्होंने काम करा कि नहीं साहब, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस है वो बनी रहनी चाहिए, और जो जाति व्यवस्था के आधार पर जो भेदभाव होता है वो भेदभाव भी खत्म होना चाहिए। तो उसी दौर में, उसी दक्षिण भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी जाती है। परंतु ये नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी, मतलब OBC की जो रिजर्वेशन की नीति थी वो उत्तर भारत में लागू नहीं थी। 77-79 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई। अब जब 77 से 79 के बीच में जनता सरकार की सरकार बनती है, जनता दल की सरकार बनती है, तो उस समय जनता दल में ज्यादातर जो नेता है वो मुख्यतः खुद OBC का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता थे, ठीक है। और इसके अलावा आप एक चीज ये भी देखिएगा कि जब हमने ये बात पढ़ी है कि जब 1975 में आपातकाल लगता है, तो इस आपातकाल से पहले जयप्रकाश नारायण जी एक सभा बुलाते हैं, ठीक है, रामलीला मैदान में सभा बुलाते हैं 25 जून 1975 को, और 25 जून 1975 को जब सभा बुलाते हैं और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे सुधार का अर्थ उनका यह था कि समाज में जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके हाथ में सत्ता पहुंचनी चाहिए, गरीब के हाथ में सत्ता पहुंचनी चाहिए, दलित समुदाय, पिछड़ी जाति के व्यक्ति के हाथ में सत्ता पहुंचनी चाहिए। मतलब उन वर्गों को सत्ता में आने का अवसर मिलना चाहिए जो काफी समय से वंचित रहे। मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की बात करने वाले व्यक्ति JP नारायण जी थे, और पूर्ण रूप से टोटली रिवॉल्यूशन हो, टोटली समाज, सोसाइटी, राजनीति चेंज हो, उसी को उन्होंने संपूर्ण क्रांति कहा। तो जब वो संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे हैं, जब वो सामाजिक आर्थिक समानता की बात कर रहे हैं, उसी समय से, उसी दौर में बिहार से और भारत के अन्य अलग अलग राज्यों से
जो दलित और पिछड़ी जाति के जो नेता है वो उभर करके आते हैं। जैसे मैं बिहार से बात करूं, इसी 75 के दौर में रामविलास पासवान जी जो कि दलित समुदाय के नेता होते हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब उसी दौर में 1975 के दौर में ही निकले हुए नेता हैं, ठीक है, जो वहां से निकले हैं, जो कि दलितों का, पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और जब 75 में आपातकाल लगता है और आपातकाल लगने के बाद यही उम्मीद रखते हैं कि नहीं साहब जेपी नारायण जी क्या होंगे, अगली सरकार के हमारे मुखिया होंगे, इनके चेहरे के नाम पर ही क्या है अगले चुनाव लड़े जाए। 77 में वापस चुनाव होते हैं, आपातकाल को हटा दिया जाता है, चुनाव होते हैं। चुनाव हुए तो कांग्रेस की एक बहुत बुरी हार हुई और कांग्रेस की बुरी हार हुई, परंतु जनता दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका और गठबंधन की सरकार जनता दल ने बना ली। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया, परंतु अभी भी जो ओबीसी के आरक्षण की बात थी अब वो उठना जरूरी था, क्योंकि अब काफी ऐसे नेता हैं जो कि उस वर्ग के सत्ता तक पहुंच चुके हैं और उनकी डिमांड है कि हमारे वर्ग के उत्थान के लिए क्या होना चाहिए, रिजर्वेशन का सिस्टम, आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब आप थोड़ी सी जो क्रोनोलॉजी है, थोड़ा सा ऑर्डर है, आप उसको समझिएगा। अगर मैं ये कहूं कि 67 या 70 के दौर तक पूर्ण रूप से भारत की राजनीति में ऊंची जाति के लोगों का दबदबा है तो वो बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। 70 के बाद धीरे धीरे आपको दलित और पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस आएगी, जागरूकता आएगी, वो अपने अधिकारों के लिए, अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए सरकार से चीजों की मांग करेंगे, आरक्षण की मांग करेंगे, वो समानता की मांग करेंगे, वो आर्थिक रूप से संबल बनने की, मजबूत बनने की मांग सरकार से करेंगे। 70 के दौर के बाद हमें दलित और पिछड़ी जातियों में अवेयरनेस, जागरूकता देखने को मिलती है। उसी अवेयरनेस, उसी जागरूकता को बिहार में जैसे कि जयप्रकाश नारायण जी जैसे जो नेता होते हैं वो प्रबल बना देते हैं। वो ये बात कहते हैं कि हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए, ये जो जंजीरें बंधी हुई है जंजीरें टूटनी चाहिए, तभी संपूर्ण क्रांति है। और उसके बाद आपातकाल लगता है और आपातकाल के बाद जनता सरकार को मौका मिलता है देश की सत्ता को संभालने का, तो इन्होंने पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए मुद्दा उठाया और दूसरा पिछड़ा आयोग घोषित कर दिया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू करी। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर जी, इनके बारे में अपन लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी है, ठीक है, जहां पर मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाया था और उसमें यह भी कहा था कि दलितों और पिछड़ी जाति के उत्थान में इनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है और बिहार में ओबीसी का आरक्षण लागू करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं ये कर्पूरी ठाकुर जी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया, इसके जिम्मे पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। तो केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बनाया, एक कमीशन बनाया, ठीक है, कुछ लोगों का समूह, ग्रुप बनाया और इसको ये बोला गया कि साहब देखो, हम लोग ये मानते हैं कि SC ST की कंडीशन तो बुरी है ही, उसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं, इसलिए देश के संविधान ने रिजर्वेशन का प्रावधान कराया। पर अब आप ओबीसी की कंडीशन को देखो, ऐसी जातियां जो कि अनुसूचित जाति में या जिनको अछूत कहा जाता है उनमें नहीं आती, ऐसे समुदाय जो कि आदिवासी नहीं है तो वो ओबीसी में आते हैं, तो उनका आप ये देखो कि उनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति क्या है, शिक्षा में वो कितने बच्चे उस समुदाय के कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कितने उनके लोग सरकारी नौकरी में पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस स्थिति को आप देखिए, उस स्थिति का पूरी जानकारी आप सरकार को दीजिए। सरकार जब भी आयोग गठित करती है या आयोग बनाती है तो उस आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से सरकार को एडवाइस देने का होता है कि सर ये कर लीजिए, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। और आयोग क्यों बनाया जाता है? सरकार ये चाहती है कि कुछ विशेषज्ञ लोग, जो विशेष होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों की एक टीम बना दी जाए, वो अच्छे से इस मुद्दे पे स्टडी करे, चाहे किसी भी मुद्दे पे बनाई जाए। जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो राज्यों के पूर्ण गठन को लेकर के एक आयोग बनाया गया। तो आयोग चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के बनाया जाए तो एक स्पेशलाइज तरीके से वो टीम उस पर स्टडी करे और फिर एक फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दे, जिससे सरकार का काम थोड़ा सा क्या हो जाए, आसान हो जाए। सरकार उस रिपोर्ट पे फिर विचार विमर्श करती है, नेता मंत्री बैठते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ भैया इस पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ राय देना है, फाइनली उसको मानना न मानना ये सरकार के हाथ में होता है। तो 1978 में एक आयोग बिठाया गया जिसको दूसरा पिछड़ा आयोग कहा जाता है या मंडल आयोग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अध्यक्ष बीपी मंडल होते हैं और इनको ये कहा गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उसकी स्थिति सुधारने के उपाय बताइए कि किस प्रकार से हम स्थिति सुधार सकते हैं। आजादी के बाद से दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया था। तो पहला कौन सा था? 1953 में था, जब काका केलकर समिति बनाई जाती है। तो दूसरी बार ऐसा अवसर आया जब इस प्रकार का आयोग नियुक्त करा गया जो पिछड़े वर्ग के लिए काम करेगा।
इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। तो इसको आधिकारिक रूप से एक ऑफिशियल फॉर्म में क्या कहा जाता है, जो सेकंड ओबीसी कमीशन है वो कहा जाएगा। आमतौर पर इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या शॉर्ट में कहा जाता है बीपी मंडल। शॉर्ट में क्या कहा जाएगा, बीपी मंडल कहा जाएगा। इसीलिए क्या कहा जाता है, मंडल कमीशन या मंडल आयोग कहा जाता है। ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी है, ठीक है, बीपी मंडल जी है। 1.5 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिर इनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग, मंडल कमीशन बनाया गया। अब इस मंडल आयोग ने, मंडल कमीशन ने क्या रिपोर्ट सौंपी वो देखते हैं। मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। अब मंडल आयोग का जो गठन करा गया वो भारतीय समाज के जो विभिन्न तबके हैं, जो अलग अलग समूह हैं, अलग अलग जो ग्रुप हैं, उनके शैक्षिक शिक्षा में उनकी क्या स्थिति है और समाज में उनका कितना पिछड़ापन है, क्या समाज की वो मुख्य धारा से अभी भी जुड़ पाए हैं या नहीं जुड़ पाए, इसकी व्यापकता का पता लगाया जाए और पहचाना जाए कि ऐसे समुदाय कौन कौन से हैं। ये काम मंडल आयोग को सौंपा गया। आयोग से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वह इन वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय सुझाएगा। आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश करी। तो अब आयोग से यह भी अपेक्षा करी गई कि भाई आप समस्या तो बता दोगे कि हाँ भैया शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं, समाज में इतने पिछड़े हुए हैं, अब इन समस्याओं को दूर करने का समाधान भी बताना, मतलब समस्या बता दी तो उपाय भी आप लोगों को बताना है। तो आयोग को ये 2 काम सौंपे गए हैं एक प्रकार से। पहला तो समस्या पता लगाना कि कितने शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, कितना सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ ये वर्ग है और इसका जो पिछड़ापन है उसको दूर करने का क्या उपाय हो सकता है, वो उपाय भी बताना है। और 1980 में फाइनली मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 1978 में बनाया गया और 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मतलब अपना जो प्रतिवेदन है वो किसको सौंप दिया, सरकार को सौंप दिया। परंतु अब आप सभी को पता है कि उस समय तक जनता सरकार जो है वो हट जाएगी, जनता सरकार हट जाएगी। बैकवर्ड क्लासेस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बच्चों को दिखाया गया है। इस वक्त तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। वही जनता पार्टी जो जनता पार्टी मंडल आयोग को लेकर के आती है, वही जनता पार्टी जिसके दौर में ओबीसी का जो वर्चस्व है उसकी आवाज उठती है, उस जनता पार्टी की सरकार अब गिर चुकी थी। आयोग का मशवरा था कि पिछड़ा वर्ग को पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अनुसूचित जातियों से इतर ऐसी अनेक जातियां हैं जिन्हें वर्ण व्यवस्था में नीच समझा जाता था। तो अब आयोग का ये मशवरा था कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको पिछड़ी जाति के अर्थ में स्वीकार करा जाए, ये माना जाए कि हाँ साहब वो भी क्या है, पिछड़े में है, वो भी बैकवर्ड है। और कहना है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, इन अनुसूचित जातियां शेड्यूल कास्ट के अलावा ऐसी बहुत सी जातियां थी वर्ण व्यवस्था में जिनको नीच या लोअर समझा जाता था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 वर्ण थे, 4 वर्ण में शूद्र, और शूद्र में भी 2 ग्रुप थे बच्चों, एक था टचेबल और एक अनटचेबल। तो अनटचेबल जिनको छूना भी पाप माना जाता था वो आ गए सारे के सारे शेड्यूल कास्ट में, अनुसूचित जाति में। और जो ऐसे थे जिनको अधिकार इनको भी नहीं थे परंतु ठीक था, कुछ इनकी तुलना में कंडीशन ठीक थी, बट पढ़ने का, शिक्षा का इनका अधिकार नहीं था, तो इनको ओबीसी में लिया गया। ठीक है, माना लोअर ही जाता था दोनों कम्युनिटीज को। यही बात यहां पर आयोग की कहनी है। आयोग ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि इन पिछड़ी जातियों की शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में बड़ी कम मौजूदगी है। तो अब आयोग ने बहुत अच्छे से पूरा सर्वे करा। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, पूरा अच्छे से सर्वे करा, पता लगाया कि भैया जो बड़े बड़े शिक्षक संस्थान हैं, ठीक है, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटियां हो गई, स्कूलों में कितने बच्चे ओबीसी कैटेगरी के, एससी एसटी कैटेगरी के पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा संस्थान है, सरकारी नौकरियां हैं, इनमें बड़ी कम मौजूदगी है। ठीक है, और देखिए जो आरक्षण की व्यवस्था करी जाती है वो प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए करी जाती है। और मैं हमेशा फर्स्ट चैप्टर से एक बात ये कहता हुआ आया हूं कि जिसके कोहनी पर चोट लगती है दर्द को वही महसूस कर सकता है। आज आपकी कोहनी पर चोट लगी है तो मैं कह दूंगा हाँ हाँ बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर जो दर्द हो रहा है उसको आप ही फील कर सकते हो। इसी प्रकार से दलित समुदाय के लोगों ने क्या अत्याचार सहन करे हैं वो उसी वर्ग के लोग बता सकते हैं, या वो क्या अत्याचार सहन कर रहे हैं वो उसी वर्ग के लोग बता सकते हैं। आदिवासी समुदाय लोगों ने क्या समस्याओं का सामना करा है, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उन्होंने क्या अत्याचार, क्या समस्याएं देखी वही बता सकते हैं। महिलाओं ने क्या अत्याचार देखे हैं या क्या देख रही हैं वो वही बता सकती है। इसलिए उन वर्गों में से निकल करके संसद में लोगों का होना जरूरी है, उस वर्गों में से निकल करके बड़े बड़े पदों पर पहुंचना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर उन लोगों का प्रतिनिधित्व रहे। आज एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए 10 पुरुष बैठ गए, 10 पुरुष बैठ गए और वो 10 पुरुष बैठ करके क्या कर रहे हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करें, साहब महिलाओं को किस प्रकार से भला किया जा सकता है और किया जा सकता है।
भाई ये कैसी बात हुई? आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि महिलाओं की समस्या क्या है, और महिलाओं की समस्या तो महिला बता सकती है। आपने एक ग्रुप बना लिया जिसमें 10 के 10 लोग हैं। आप याद करिए कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे। क्यों लगे थे उसमें? कि भाई भारत के संविधान पर, भारत की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, पर उसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो आप चर्चा किस पे? महिलाओं के रिगार्डिंग चर्चा करने बैठे और बैठे सारे पुरुष हो, तो वो तो गलत बात है ना। तो इसी प्रकार से जब देश की संसद में SC ST OBC के उत्थान की बात हो तो कम से कम वहां इस समुदाय के लोग तो होने चाहिए, वो कह सके कि हाँ साहब हमारे समुदाय के साथ ये समस्या है, हमने दर्द को महसूस करा है। और आप लोगों ने क्लास 7th 8th में एक पहला ही चैप्टर है सिविक्स का, समानता, उसमें आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी पढ़ी होगी, झूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो संघर्ष है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी भारत के जाने माने राइटरों में से एक, लेखकों में से रहे हैं, और उनकी कविताएं भारत में किस प्रकार से जाति आधारित जो भेदभाव हुआ उसको दर्शाती है। वो बताते हैं उस झूठन में कि जब मैं स्कूल जाता था तो मुझसे साफ सफाई का काम करवाया जाता था। तो एक बार मेरे पिताजी ने देख लिया, उन्होंने मुझे वहां से लेकर के चले गए, क्योंकि मैं एक छोटे वर्ग से, छोटी जाति से, जिसे हम अनुसूचित जाति या दलित वर्ग कहते हैं, उससे आता हूं। तो वो स्ट्रगल, वो संघर्ष, अब आज उस समुदाय के लोग आगे पहुंचेंगे तभी तो बता पाएंगे कि साहब हमारे साथ एजुकेशन में भी भेदभाव होता है, हमारे साथ कहीं नौकरियों में लग जाते हैं वहां पर भी भेदभाव होता है। हमें कहीं ना कहीं बार बार में महसूस कराया जाता है कि साहब आप लोअर हैं, आप लोअर हैं, आप लोअर हैं, और आपको हमारे बराबर नहीं आने देना चाहिए। ऐसी जो मानसिकता है वो मानसिकता खत्म होनी चाहिए। और वो मानसिकता कब खत्म होगी? जब इन वर्गों के लिए हम कुछ काम करेंगे, कुछ बेहतर काम करेंगे, कुछ अच्छे काम हम लोग करेंगे। और अच्छे काम तब करेंगे जब हमें समस्या का पता होगा, और समस्या इन लोगों ने झेली है तो इनका वहां होना जरूरी है। तो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है बेटा। इसमें किसी समाज को आर्थिक रूप से फायदा देना है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेन बात यह है कि उस वर्ग का प्रतिनिधित्व वहां पर होना चाहिए, उस वर्ग को वहां पर लोग बैठे हों जो ये बता सके कि सरकार हमारे समुदाय के लिए क्या बेहतर कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो आयोग ने यही काम करा कि शिक्षा संस्थाओं में देखा तो बहुत कम लोग ओबीसी के हैं, ठीक है, सरकारी नौकरियों में देखा तो बहुत कम लोग ओबीसी कैटेगरी के हैं। इस वजह से आयोग ने इन समूहों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश करी। तो इसलिए आयोग ने कहा कि वे शिक्षा संस्थाओं, मतलब कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी, और सरकारी नौकरी में 27% जो है सीटें आरक्षित कर दो। मतलब 100 में से 27 सीट पर इन्हीं पिछड़ी जाति के बच्चे सिलेक्ट होकर करके आने चाहिए। यहाँ पे जो तस्वीर दिखाई गई है वो बच्चों की तस्वीर आपको दिखाई गई है। ओके, मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए कई और समाधान सुझाए, जिनमें भूमि सुधार भी एक है। ठीक है, अब भूमि सुधार के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हुए आए हो, क्लास 12th की इसी किताब में हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है। ठीक है, भूमि सुधार, लैंड जो रिफॉर्म्स है, उसमें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करना एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जमींदारी व्यवस्था अमीर वर्गों के हाथ में थी, तो सरकार उनसे जमीनें लेकर करके उन गरीबों में, उन वंचितों में बांट रही थी जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो ये भूमि सुधार को दर्शाया गया है यहाँ पे। 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। तो 1990 में जो राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी, उसने मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसमें से एक को लागू करने का फैसला कर लिया, और वो क्या थी कि 27% रिजर्वेशन की तैयारी। ठीक है, ये सिफारिशें केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। तो केंद्रीय सरकार और उसके जितने भी उपक्रम हैं, मतलब जो केंद्र सरकार के कंट्रोल में जितने भी ऑफिसेज आते हैं, जो भी आता है, उसमें नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को, ओबीसी को आरक्षण देने की, और आरक्षण कितना? 27% आरक्षण देने की बात हुई। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। अब हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा वो हमने ये देखा था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि भाई आज की स्थिति को देखें तो 4 वर्ग हैं, SC ST OBC और जनरल। ठीक है, तो अब यहां पर इन 3 को तो रिजर्वेशन मिल गया, इन 3 को तो आरक्षण मिल गया। तो अब ये लोग आरक्षण के समर्थन में हो गए और ये आरक्षण के खिलाफ हो गए। तो इसलिए क्या हुआ? हिंसक विरोध वहां पे देखने को मिलता है। ये वर्ग ओबीसी के आरक्षण का विरोध करता है कि नहीं साहब, ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। हाँ, सरकार को स्थितियां सुधारनी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात भी सही है। परंतु इस प्रकार से सीटें रिजर्व करके जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी सीटें सरकार कम कर रही है, जो कि गलत है। जनरल कैटेगरी के लोगों का ये कहना था।
इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। तो कहां चुनौती दे दी गई? अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई। यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो यह है इंदिरा साहनी जी। ठीक है, इंदिरा साहनी केस। सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें से एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। तो अब जो लोग सरकार के इस फैसले के विपक्ष में थे, जो लोग सरकार के इस फैसले के विरोध में थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। भारत का संविधान कहता है समानता होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो कुछ विशेष वर्गों को स्पेशली विशेषाधिकार दिया जा रहा है कि नहीं साहब आपके लिए सीटें बुक रहेंगी, आपको तो लेंगे ही लेंगे और बाकियों का हम देखेंगे। तो ये इस प्रकार का तो भारत के संविधान का उल्लंघन है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और ये जो मामला होता है इस मामले को इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये केस किसके खिलाफ था? भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाता है। 1952 के नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। राजनीतिक दलों में इस फैसले के क्रियान्वयन के तरीके को लेकर कुछ मतभेद था। तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार का फैसला था उसको सही ठहराया, बोला कि यह सरकार ने जो काम करा है वो बिल्कुल ठीक करा है। मतलब जिन लोगों की कंडीशन पिछड़ी हुई है उस वर्ग को 27% रिजर्वेशन देने की जो बात करी है वो बात बिल्कुल सही करी है, गलत नहीं है। उस वर्गों का भी उत्थान होना, उनका भी अपलिफ्टमेंट होना बड़ा आवश्यक है। और इन राजनीतिक दलों ने जो इस फैसले को लागू करने में, क्रियान्वयन करने में जो काम करा उसमें थोड़ा सा मतभेद था। कोई किस प्रकार से लागू कर रहा था, कोई किसी प्रकार से, थोड़ा सा डिफरेंस था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बहरहाल अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर देश के सभी बड़े राजनीतिक दलों में सहमति थी। पर यह बात कहनी पड़ेगी कि सभी राजनीतिक दल ये चाहते थे कि हाँ भैया ओबीसी को क्या है, रिजर्वेशन मिले, ओबीसी के आरक्षण पे हर सब सपोर्ट में थे। ठीक है, तो ये हमारा मंडल आयोग था पूरा। और इस मंडल आयोग का जो सार है या निष्कर्ष है वो क्या निकला कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद यहाँ पर ये कहा गया कि ओबीसी के आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगाई जाएगी। और क्रीमी लेयर का अर्थ ये हुआ कि भाई जो के पास कुछ बेहतर संसाधन है, सुख सुविधाएं, जैसे कि इनकम बेस कर दिया। जैसे आज के समय में 8 लाख, शायद 8 लाख चल रही है कि जो भी ओबीसी कैटेगरी में जिनके माता पिता 8 लाख रुपए तक की इनकम कर रहे हैं पूरे साल में, उनको रिजर्वेशन का फायदा न दिया जाए, वो डायरेक्ट जनरल कैटेगरी से फाइट करे। ये मंडल आयोग था। मंडल आयोग लागू हुआ, वो हमने सबने जान लिया। अब बात कर लेते हैं बीपी मंडल की 1918 से 1982 तक। 1960 से 70 तक और 77 से 79 में बिहार से सांसद चुने गए। तो 2 बार बिहार से सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता की है। तो जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था 1978 में, उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, उन्हीं के नाम पे मंडल आयोग है। इस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश करी। कितना आरक्षण? 27% आरक्षण देने की सिफारिश करी। बिहार के समाजवादी नेता है, तो समाजवादी विचारधारा के सपोर्टर हैं, बिहार के नेता हैं। 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। तो 1968 में 1.5 महीने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे। 1977 में जनता पार्टी में फिर शामिल हो जाते हैं और 1978 में सेकंड जो ओबीसी कमीशन है उसके अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि 1989 के दौर से 5 बड़े बदलाव हमें भारत की राजनीति में देखने को मिलते हैं और उन्हीं 5 बड़े बदलाव की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। उन 5 बड़े बदलावों से पहला बदलाव यह था कि कांग्रेस का पतन होना, कि कांग्रेस की 1989 के इलेक्शंस में एक बहुत बुरी हार होना। दूसरी हमने ये बात करी मंडल मुद्दे की या मंडल आयोग की, कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व की मांग होना। ये उसी ओबीसी के साथ अब जो राजनीतिक परिणाम या जो पॉलिटिकल आउटकम्स है उसमें हम दलित समुदाय की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे जो 2 मुद्दे हैं वो कंप्लीट हो गए, कांग्रेस का पतन और मंडल आयोग का मुद्दा। इसके बाद हम बात करेंगे बाबरी मस्जिद का विध्वंस या जो अयोध्या का मामला होता है उस वाले की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नई आर्थिक नीतियों की और फाइनली राजीव गांधी जी की हत्या। ये 5 ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को बड़े तौर पर प्रभावित करा और बड़े बदलाव लेकर के आए। तो उनमें से 2 हमारे कंप्लीट होने को है। तो ये राजनीतिक परिणाम और देख लेते हैं कि पॉलिटिकल आउटकम्स क्या रहे। 1980 के दशक में दलित जातियों के राजनीतिक संगठनों का भी उभार हुआ। देखिए, अब 1980 का दशक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर राजनीतिक संगठनों में दलित जातियों का भी राजनीतिक संगठन में उभार हुआ। दलित जातियों ने भी अपने राजनीतिक संगठन, अपने पॉलिटिकल यूनिट बनाना शुरू कर दी। ठीक है, अपने सामाजिक संगठन बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे उनको राजनीतिक में परिवर्तन कर रहे हैं, वो मतलब पॉलिटिकल पार्टियां उन्होंने बनाई है। तो यहाँ से धीरे धीरे दलित समुदाय में जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी काफी समय ऐसी स्थिति रही है जबकि
जो कम्युनिटीज़ हैं, जो पिछड़ी जाति दलित समुदाय के लोग हैं, उनकी इतनी अवेयरनेस उनमें नहीं थी। पर 70-80 के जो दशक है, इनमें धीरे धीरे अवेयरनेस आती है। जिन लोगों ने पढ़ाई कर ली, जिन्होंने शिक्षा हासिल कर ली और जिन्होंने ये चीज़ महसूस कर ली कि यार साहब हमने एक विशेष जाति में जन्म लेने के कारण हमें छोटा समझा जाता है, हमें सोसाइटी से बाहर रखा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात हमें हमारे सोसाइटी के लोगों को महसूस करानी है कि साहब हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ गलत हो रहा है। खुद को गुलाम नहीं मानना है कि साहब हम गुलाम हैं, नहीं। भगवान के घर में कोई गुलाम नहीं कि हाँ भगवान ने इस जाति में जन्म दे दिया हम गुलाम ही रहेंगे, नहीं। भगवान के घर में कोई गुलाम नहीं है। ये गुलामी खत्म करनी पड़ेगी। ये गुलामी हमारी मानसिकता की है, ठीक है, ये समाज ने क्रिएट करी है। इस समाज का हमें विरोध करना होगा कि जो समाज में ऊंच नीच हो वो कैसा समाज है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो उठो, ठीक है, उठो और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तो धीरे धीरे दलित समुदाय में भी अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है 1980 के दशक में। 1978 में बामसेफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन का गठन हुआ। तो 1978 में क्या बनता है? बामसेफ बनता है बेटा। कौन सा संगठन बन रहा है? बामसेफ। बामसेफ की फुल फॉर्म क्या है? बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अब इस बैकवर्ड में, ठीक है, पिछड़ेपन में किस किस को शामिल कर लिया गया है? एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है, इन तीनों समुदायों से। और माइनॉरिटी कम्युनिटीज, माइनॉरिटी कम्युनिटीज का मतलब क्या है? ऐसी कम्युनिटी या ऐसे वर्ग जो अल्पसंख्यक हो, जिनकी संख्या कम हो, मतलब जनरली यहाँ पे जो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है वो, उनके एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मतलब जो काम करने वाले, मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो भी सरकारी कर्मचारी है, उन लोगों का क्या बन गया? एक संगठन बन गया जिसका नाम था बामसेफ। कब बनाया गया? 1978 में बनाया गया। ये बामसेफ की तस्वीर है। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, ये जो तीनों शब्द हैं ये डॉक्टर अंबेडकर के हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। देखिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये अगर देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय को कहा कि आप शिक्षित बनिए, शिक्षित बनकर करके आप संगठित होइए, आप एक होइए, और जो आपके समाज में पिछड़े रह गए हैं उनको आगे लेकर के आइए। और जीवन में संघर्ष तो करना ही है, संघर्ष तो सभी को करना है। तो एक बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो बाबा साहब के जो तीनों शब्द हैं, इस पे ये शब्द सिर्फ दलित या पिछड़ी जातियों के लिए नहीं है, ये तो पूरे देश के लिए है। और इन्हीं पर पूरी जितनी भी सरकार आ रही है वो काम कर रही है कि शिक्षित बनो। हर सरकार का एक ही उद्देश्य रहता है कि 100% लिटरेसी रेट हो, हम पूरे देश को शिक्षित कर दें, ठीक है। संगठित रहो, मैसेज दिया है कि पूरे देश के लोग एक होकर के रहो, इकट्ठे रहो, संगठित रहो, जात पात ऊंच नीच का भेद मिटा दो और संघर्ष करो। संघर्ष तो हमें करना ही है, जीवन मिला है तो संघर्ष तो करना ही है। संघर्ष किसने नहीं करा? भगवान राम ने नहीं करा, भगवान कृष्ण ने नहीं करा। जब भगवान ने संघर्ष करा तो हम तो उनकी संतान है, हमें तो करना ही करना पड़ेगा ना भाई। तो संघर्ष तो करना है। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, उसी तीन शब्दों को बामसेफ अपना नारा बना लेता है। ये सरकारी कर्मचारियों का कोई साधारण सा ट्रेड यूनियन नहीं था। इस संगठन ने बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी करी। देखिए, अब ये कोई एक सीधा सा कोई नॉर्मल सा ट्रेड यूनियन नहीं था। ट्रेड यूनियन क्या होता है? एक ऐसा यूनियन होता है जो कि मजदूरों की आवाज उठाता है। क्या साहब, जैसे मान लीजिए हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 100 मजदूर हैं, उनकी एक ट्रेड यूनियन बन गई, ठीक है, मजदूर संघ बन गया। अब मजदूरों के साथ अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है तो वो आवाज उठाएंगे, साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बामसेफ सिर्फ और सिर्फ कोई एक ट्रेड यूनियन नहीं था कि यहाँ सिर्फ बस इनके साथ यहाँ पर ऑफिस में भेदभाव नहीं हो और बाकी सब कुछ भी वो चलेगा। ऑफिस से बाहर भी ये राजनीतिक सत्ता को बढ़ावा देना चाहते थे, पॉलिटिकली क्या है, पावरफुल बनाना चाहते थे, सत्ता में लेकर के आना चाहते थे कि बस जो सरकारें आए वो किसके है? दलित और पिछड़ी जातियों क्या है। यहां पे एक शब्द प्रयोग करा गया, बहुजन, ठीक है। बहुजन, बहुजन क्यों करा गया? कि अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, ओबीसी और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, इन सबको आप मिला लोगे तो भारत की काफी बड़ी जनसंख्या कवर हो जाती है। तो इन सबको मिलाकर करके क्या कहा गया? बहुजन कहा गया, ठीक है। जिनकी जन मतलब जनता, जिनकी बहुत ज्यादा जनता हो वो बहुजन है। तो इन सबको मिलाकर करके बहुजन बने। इसी का परवर्ती विकास दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4, ठीक है। तो बामसेफ अभी भी है, फिर और उससे थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाए तो DS4 बनाया गया। ये सारे काम जो करे गए हैं वो काशीराम जी के द्वारा ही करे गए हैं। बामसेफ भी काशीराम जी ने बनाया, DS4 भी काशीराम जी ने बनाया। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, तो जो दलित समाज है, जो शोषित है, उसके लिए संघर्ष समिति बनाएगी। जिसके बाद में
समय में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। इस पार्टी की अगुवाई काशीराम ने करी। तो बामसेफ का बनना, फिर DS4 का बनना, और उसके बाद अब बामसेफ क्या है? बामसेफ एक ऐसा संगठन है जो कि कर्मचारियों के लिए आवाज उठाता है। DS4 एक ऐसा संगठन है जो दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए आवाज उठा रहा है। और ये दोनों सामाजिक संगठन है, सिर्फ समाज के स्तर पर चल रहे हैं। अब एक राजनीतिक संगठन बनाया गया है जो कि क्या है, चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ करके सरकार में पहुंचने की कोशिश करेगा, और वो राजनीतिक संगठन है बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी कब बनाई गई? ये बनाई गई 14 अप्रैल 1984 को। कब बनाई गई? 14 अप्रैल 1984 को। इसके अलावा आपको बीजेपी का भी याद होना चाहिए। 6 अप्रैल 1980 में बीजेपी का गठन हुआ। कांग्रेस का आप लोगों को पता ही होगा कि 28 दिसंबर 1885, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बन जाती। 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती थी, और उसी जयंती के दिन काशीराम जी ने इस पार्टी को लॉन्च कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने शुरुआती दौर में एक छोटी पार्टी थी, और इसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं का समर्थन हासिल था। लेकिन 1989 और 91 के चुनाव में इस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। तो धीरे धीरे जब शुरुआत करी तो जो बसपा है, बहुजन समाज पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ दलित मतदाताओं का ही वोट पा सकी, दलित मतदाताओं में ही काफी पॉपुलर रही। परंतु धीरे धीरे जिस प्रकार से आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो इनको 1989 में और 91 में सफलता हासिल हुई, सरकार बनाने का थोड़ा सा अवसर मिला। ये बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी। आजाद भारत में पहला मौका था जब कोई राजनीतिक दल मुख्यतः दलित मतदाताओं के समर्थन के बूते ऐसी राजनीतिक सफलता हासिल कर पाया था। तो ये भारत में पहला मौका था जब सिर्फ और सिर्फ दलित मतदाताओं के समर्थन से, दलित वोटर्स के समर्थन से कोई सरकार राजनीतिक सफलता हासिल कर पाई थी। दरअसल काशीराम के नेतृत्व में बसपा ने अपने संगठन की बुनियाद व्यवहार केंद्रित नीतियों पर रखी थी, ठीक है। तो काशीराम जी का जब तक नेतृत्व था, तो बसपा ने जो भी नीतियां बनाई वो केंद्रित नीतियां थी कि भाई जो बुनियादी व्यवहार है उस पर केंद्रित करा है कि सुधार होना चाहिए। बहुजन यानी अनुसूचित जाति, SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यक देश की आबादी में सबसे ज्यादा है और संख्या के लिहाज से एक मजबूत राजनीतिक ताकत का रूप ले सकते हैं। बसपा के आत्मविश्वास को इसी तथ्य से बड़ा बल मिला था। तो बसपा ने क्या करा, बहुजन समाज पार्टी बनाई, और बहुजन में किसको जोड़ लिया? SC, ST, OBC और जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन सबको जोड़ लिया, और कहा कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है हम सभी की है, और हम सबको मिलकर के क्या करना चाहिए, एक बड़ी ताकत बननी चाहिए और हमें सत्ता को पाना चाहिए। इसके बाद बसपा राज्य में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी, और उसने एक से ज्यादा दफे यहाँ सरकार बनाने का अवसर बसपा को, बहुजन समाज पार्टी को मिला। इस पार्टी का सबसे ज्यादा समर्थन दलित मतदाता करते हैं, लेकिन अब इसने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे कोई पार्टी किसी भी विचारधारा का सपोर्ट करे, चाहे बहुजन समाज पार्टी दलितों की हो, कोई दूसरी पार्टी पिछड़ी जातियों की हो, कोई पार्टी किसी वर्ग को, किसी धर्मों को सपोर्ट करने वाली हो, परंतु उनको वोट तो सबके ही लेने हैं। तो कोई भी पार्टी किसी वर्ग के खिलाफ जाकर के नहीं साहब ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं। हाँ, एक तरफ थोड़ा सा ज्यादा झुकाव हो सकता है, परंतु दूसरे वर्गों के लिए भी काम करना जरूरी होता है। ये आपने क्लास 10th में राजनीतिक दल में पढ़ा भी होगा। तो ज्यादा समर्थन दलितों का था, परंतु फिर भी बाकी जो समुदाय है उनके बीच में भी अच्छी पॉपुलैरिटी बहुजन समाज पार्टी ने बना ली थी। ये वोटर्स, मतदाताओं की तस्वीर आपको दिखाई गई है। भारत के कई हिस्सों में दलित राजनीति और अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति ने स्वतंत्र रूप धारण किया है, और इन दोनों के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा भी चलती है। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, जिस बहुजन समाज को एक करने का काम काशीराम कर रहे थे, ठीक है, अब वहां पे दलित राजनीति और पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है वो अब अलग अलग हो चुकी थी। दलित राजनीति एक तरफ और पिछड़ा वर्ग की राजनीति एक तरफ। अब इन दोनों के बीच में भी कभी कभार क्या है, कॉम्पिटिशन सा हो जाता है। काशीराम जी की बात कर लेते हैं 1934 से लेकर के 2006 तक। बहुजन समाज के सशक्तिकरण के प्रतिपादक, तो जो बहुजन समाज है, SC, ST, OBC है, उसकी सशक्तिकरण, उसका एम्पावरमेंट होना चाहिए, उनको मजबूत बनाने के फाउंडर है कि भाई वो मजबूत बने। बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक रहे। सामाजिक और राजनीतिक कार्य के लिए केंद्र सरकार की नौकरी से इस्तीफा देते। केंद्र सरकार में इनके पास नौकरी थी, ठीक है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि नहीं साहब, सामाजिक और राजनीतिक कार्य में काम करना है और समाज का उत्थान करना है, समाज का भला करना है। बामसेफ बनाया, DS4 बनाया, फाइनली 1984 में बसपा की स्थापना कर दी। कुशागर रणनीतिकार थे, मतलब बहुत अच्छे रणनीतिकार थे, रणनीति बहुत अच्छी बनाते थे। राजनीतिक सत्ता को सामाजिक समानता का आधार माना। इन्होंने माना कि जब तक राजनीतिक सत्ता नहीं मिलेगी, जब तक पावर नहीं मिलेगी, तब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो सकती।
उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठन करता। तो उत्तर भारत में दलित जो राजनीति है उसको पावरफुल बनाने वाले, दलितों को एक करने वाले जो व्यक्ति हैं वो काशीराम जी थे। तो इसी के साथ हमारे जो राजनीतिक परिणाम है वो भी पूरे कंप्लीट होते हैं। ओके, और आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को भी बढ़ाते रहिए। बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, परंतु और सारा प्यार आप दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।